नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम एक बहुत ही जरूरी और तकनीकी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो है डीएनए एविडेंस का मैनेजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कट्टावेलई उर्फ दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इस केस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि डीएनए एविडेंस को सही तरीके से संभाला जा सके और कोई भी अपराधी बच ना सके। आप सोच रहे होंगे ये डीएनए एविडेंस क्या होता है? ये वही एविडेंस है जो क्राइम सीन पर खून, बाल, लार या किसी और जैविक चीज से मिलता है और जो अपराधी को पकड़ने में बहुत मदद करता है। लेकिन अगर इसे सही से ना संभाला जाए तो ये किसी काम का नहीं रहता मेरे दोस्त, उल्टा केस को और कमजोर कर सकता। तो चलिए एक एक करके इन गाइडलाइंस को समझते हैं बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले डीएनए सैंपल को इकट्ठा करने का तरीका, मतलब शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी डीएनए सैंपल लिया जाए तो पूरी सावधानी और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। मान लीजिए किसी क्राइम सीन पर कोई खून का धब्बा मिला, अब इसे ऐसे ही उठाकर जेब में तो नहीं रख लोगे, बल्कि सावधानी से इकट्ठा करना, जैसे कोई साइंटिफिक लैब में काम करता है वैसे ही करना है। सही पैकेजिंग, सैंपल को एक खास तरीके से पैक करना होगा ताकि वो खराब ना हो। पूरी जानकारी दर्ज करें, पैकेज पर क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले एफआईआर नंबर और तारीख, जैसे केस नंबर जो भी हो XYZ ना, और डेट लिख दीजिए। कौन सी धारा मतलब सेक्शन और कानून लगा है, जैसे आईपीसी की धारा मान लीजिए 302 लगी है। जांच अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ और पुलिस स्टेशन का नाम, जैसे मान लीजिए आईओ शर्मा जी हैं और थाना विजयनगर। एक सीरियल नंबर जैसे सैंपल 007, दस्तावेज पर दस्तखत। ये सारी जानकारी एक दस्तावेज में दर्ज की जाएगी और उस पर मेडिकल प्रोफेशनल मतलब जांच अधिकारी और इंडिपेंडेंट विटनेस के दस्तखत होंगे। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझें, कभी कभी ऐसा होता है कि क्राइम सीन पर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आजाद गवाह ना मिले तो इससे सबूत कमजोर नहीं होगा, लेकिन जांच अधिकारी को यह रिकॉर्ड में बताना होगा कि उन्होंने गवाह ढूंढने की कोशिश तो की थी पर मिले नहीं। यानी गवाह नहीं मिला तो क्या हुआ, कोशिश तो की थी। अब समझते हैं डीएनए एविडेंस को पहुंचाना, टाइम पर डिलीवरी जरूरी है भाई। अब सैंपल इकट्ठा तो हो गया तो उसे लैब तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी जांच अधिकारी आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होगी। सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, आईओ की जिम्मेदारी है कि वो सैंपल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल तक सही सलामत पहुंचाए। 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है। सबसे जरूरी बात यह है कि सैंपल को इकट्ठा करने के 48 घंटे के अंदर फॉरेंसिक साइंस लैब मतलब FSL तक पहुंचाना जरूरी है। ये बिल्कुल पिज्जा डिलीवरी की तरह है, अगर 48 घंटे में नहीं पहुंचा तो केस ठंडा पड़ सकता है गुरु। अगर देरी हुई तो वजह बताओ। अगर किसी वजह से मान लो 48 घंटे में सैंपल नहीं पहुंच पाता है तो जांच अधिकारी को केस डायरी में देरी की वजह बतानी होगी। सॉरी सर, रास्ते में जाम लग गया था या कुछ भी हो गया था, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वजह ठोस होनी चाहिए। अब जब तक सैंपल लैब तक नहीं पहुंचता तब तक उसे खराब होने से बचाकर रखना होगा। दोस्तों, ट्रायल के दौरान डीएनए सैंपल की सुरक्षा बोला तो खैर नहीं, मतलब ट्रायल और अपील के दौरान डीएनए सैंपल को बहुत ही सावधानी से स्टोर किया जाता है। बिना इजाजत खोलना मना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रायल कोर्ट की साफ परमिशन ना हो तब तक किसी भी पैकेज को खोला, बदला या दोबारा सील नहीं किया जाएगा। मतलब ज्यादा सियानगिरी नहीं करने का। अगर खोलना बहुत जरूरी हो तो एक क्वालिफाइड और अनुभवी मेडिकल प्रोफेशनल को यह बताना होगा कि इससे सबूत की पवित्रता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और कोर्ट को यह पूरा भरोसा होना चाहिए कि ऐसा करना जांच या ट्रायल के सही नतीजे के लिए जरूरी है। मतलब सैंपल को छेड़ना नहीं है जब तक कोर्ट ना कहे और जब तक डॉक्टर ना कहे कि इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब समझते हैं चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर, हर कदम का हिसाब किताब। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे दोस्त और इसे समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएनए सैंपल के कलेक्शन से लेकर आरोपी के बरी होने या दोषी ठहराए जाने तक हर एक मूवमेंट का हिसाब रखा जाएगा। इसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर। हर मूवमेंट रिकॉर्ड, सैंपल कहां से उठा, कौन ले गया, कब ले गया, कहां रखा, लैब में कब पहुंचा, लैब से कब वापस आया, हर चीज इस रजिस्टर में दर्ज होगी। अब समझते काउंटर साइन, हर जगह पर जहां सैंपल की कस्टडी बदली जाती है वहां दोनों तरफ से साइन होंगे। जैसे अगर आईओ ने लैब वाले को सैंपल दिया तो दोनों साइन करेंगे, आईओ और वो लैब का इंचार्ज। क्यों सैंपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अब इसकी वजह भी दर्ज करनी होगी। ये चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का एक जरूरी हिस्सा होगा। अगर ये रजिस्टर ठीक से नहीं बना तो जांच अधिकारी को इसका जवाब देना होगा कि सर रजिस्टर मेंटेन करना भूल गए। ऐसा बहाना नहीं चलेगा।
और हाँ, एक मजेदार बात और सुने आप, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो इस चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के सैंपल फॉर्म्स बनाएं और सभी जिलों में भेजें। साथ ही राज्यों की पुलिस एकेडमीज को भी जांच अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया है ताकि वो इन सभी नियमों का सही से पालन कर सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नई रेसिपी का मास्टर क्लास हो, ताकि सब सही से बना सके। अब दोस्तों, इस गाइडलाइंस के पीछे का कानून क्या है? देखिए, ये गाइडलाइंस सीधे तौर पर किसी एक सेक्शन से नहीं आई हैं, बल्कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मान लीजिए सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और अब नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 के तहत वैज्ञानिक सबूतों को स्वीकार्य बनाने और उनकी क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े विजन का हिस्सा है। डीएनए सबूत की महत्वता को देखते हुए कोर्ट ने यह सुनिश्चित करना चाहा है कि यह सबूत इतना मजबूत हो कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके और किसी बेकसूर को सजा ना हो और कोई गुनाहगार बच ना सके। ये निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखा मेरे दोस्तों आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बारीकी से डीएनए एविडेंस को संभालने के लिए नियम बनाए हैं। ये नियम सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट में पेश किया गया डीएनए सबूत पूरी तरह से विश्वसनीय हो, क्रेडिबल हो और न्याय की राह में कोई रुकावट ना आए। ये एक ऐसा कदम है हमारी न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी और डीएनए एविडेंस से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपको अच्छे से आम बोलचाल की भाषा में समझ आ गई होगी। ऐसी ही और कानूनी जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ।